नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12 मई 2020 को रात 8 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत मिशन की घोषणा करते हुए 20 लाख करोड़ का एक बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया। हमारी इकोनॉमी को दोबारा से पोजीशन में लाने के लिए इसकी सख्त जरूरत बहुत पहले से ही थी। जानेंगे 20 लाख करोड़ को कैसे और कहां खर्च किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इस लेक्चर में हम आत्मनिर्भर भारत और इससे जुड़े स्टिमुलस पैकेज के बारे में जानेंगे। हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंघल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। कोरोना वायरस ने भारत की अर्थव्यवस्था को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। न सिर्फ भारत, विश्व भर की इकोनॉमीज कोरोना के प्रकोप से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ये आप सभी जानते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि भारत की 130 करोड़ की जनसंख्या घरों में बैठी हो। हाँ, डॉक्टर्स और अदर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पूरी जनसंख्या वो घरों में बैठी हो। इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का लगा है। ऐसे में पीएम मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत मिशन या सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन को अनाउंस करते हुए 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक स्टिमुलस की घोषणा करी है। ये पैकेज इंडिया के 10% ऑफ जीडीपी के बराबर होगा। जीडीपी की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वैसे जीडीपी पर मेरा इकोनॉमिक का लेक्चर भी अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं क्लैरिटी लाने के लिए। तो हम बात करेंगे इस पूरे मिशन की, इस पूरे सेल्फ रिलायंट मिशन को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, ये जो 20 लाख करोड़ है, इस पैकेज में जो भी पैकेज पहले अनाउंस हो चुके हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। जैसे आरबीआई के द्वारा लिए गए मेजर्स, जैसे उन्होंने एलटीआरओ ऑपरेशंस किए, लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लोगों को जो भी पे आउट किया गया, करीब 1,70,000 करोड़ का पैकेज था ये। इसके अंतर्गत जो भी अमाउंट था और जो आरबीआई के मेजर्स हैं वो सब भी इंक्लूडेड हैं। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत क्या क्या दिया गया था। तो इसमें करीब 22 लाख हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख ईच का हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब हर एक को 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस अगले 3 महीने तक दिया जाएगा। और 3 महीने तक फूड सिक्योरिटी चल ही रही है फ्री, जिसमें 5 किलो तक वीट या फिर मुफ्त में दिया जाएगा। कैश ट्रांसफर्स और अन्य बेनिफिट्स पुअर पेंशनर्स को, जो भी 60 से हैं और जो विडोज हैं, वो सब इसमें कवर है। आप बताइए कितना दिया जाएगा, ये कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताएंगे। इस पे लेक्चर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। 20 करोड़ वुमेन जो जनधन योजना के तहत जिनका अकाउंट है, उन्हें पर मंथ कितना दिया जाएगा वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और बाकी बेनिफिट्स जो भी दिए जाएंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जैसे मनरेगा के वर्कर्स को कितना दिया जाएगा, फार्मर्स को क्या हेल्प होगी, कंपनीज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए क्या अनुदान था इस पैकेज में, तो आप वो सब कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे। हम पैकेज को दोबारा से डिस्कस करते हैं। दोबारा से हम अपने पैकेज पर आते हैं। जो ये पैकेज है, इसका जो पूरा ध्यान होगा वो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस पर रहेगा। रहना भी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मकसद इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना होगा और सेफ एंड क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करने होंगे, जिससे इंडिया का ग्लोबल मार्केट शेयर में कंट्रीब्यूशन बढ़ सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, हमने दुनिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस दिया, इंटरनेशनल योगा दिवस दिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स और उनके हेड कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और इसमें कितनी कंट्रीज हैं वो भी लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो अब यहाँ हम मेड इन इंडिया गुड्स बनाने की पहल को जोड़ देंगे। इस मिशन का जो मेन एम होगा वो लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना होगा और उनकी इंपॉर्टेंस ग्लोबल मार्केट में बढ़ाना होगा। लेकिन मिशन का एम सेल्फ सेंटर्ड होना बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन एक्सक्लूजन एंड आइसोलेशन स्ट्रेटेजीज को अपनाकर बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ सेंटर्ड जैसे वर्ड्स हमारी डिक्शनरी में ना पहले कभी थे ना आगे कभी होंगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वसुदेव कुटुंबकम, हम उस कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। मतलब पूरी दुनिया हमारा घर है और इंडिया का इंटेलिजेंस यूज करके हम विश्व भर को लाभ पहुंचाएंगे। यही इस मिशन का एम होगा। एक हेल्पिंग हैंड की तरह विश्व के सामने उभरेंगे। जो ये मिशन है, मैं आपको बता दूं, वो 2 फेजेस में कैरी ऑन किया जाएगा। पहले फेज का ध्यान मेडिकल, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स और टॉयज पर ध्यान केंद्रित होगा। इनकी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी और फिर देशों को एक्सपोर्ट्स करने पर बल होगा। फेज 2 में हम जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा और स्टील जैसे प्रोडक्ट्स पर नजर गड़ाएंगे। तो ये जो मिशन है
वो 5 पिलर्स पर खड़ा है, ठीक है। जैसे है इकोनॉमी, हमें एक सुदृढ़ इकोनॉमी बनानी है, ऐसी इकोनॉमी जिसमें क्वांटम इंक्रीज दिखाई दिए जाए, बड़े पैमाने पर इंक्रीज हो। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ऐसा बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडर्न इंडिया को प्रस्तुत करे, सिस्टम ऐसा जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा हो। मॉडर्न जमाना है तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वाइब्रेंट डेमोग्राफी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की वाइब्रेंट डेमोग्राफी होगी। डिमांड पर ध्यान दिया जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई की पावर को पूरी तरह यूज करेंगे, पूरी तरह उसे समझा जाएगा, पूरी तरह उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो अभियान है हमारा, ये पूरा हमारे लेबरर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स, कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमईज और जो भी अदर इंडस्ट्रीज हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। ये जरूरी भी है क्योंकि इंडिया की ज्यादातर जनसंख्या यही है, इन्हीं सेक्टर्स में है। फॉर्मल सेक्टर तो बहुत छोटा है, तो ये एक वेलकमिंग रिफॉर्म है। एमएसएमई में जॉब कर रहे लोगों की एम्प्लॉयमेंट ना छीनी जाए, तो उन्हें इस चीज के लिए पैसा दिया जाएगा जिससे वो अपनी एम्प्लॉयज को सैलरी दें, टाइमली सैलरी दें और वो अपना अच्छे से काम कर सकें। तो ये एक बोल्ड रिफॉर्म है, समय की मांग है। इससे हम एग्रीकल्चर के सप्लाई चेन को रिफॉर्म करेंगे। देखिए हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में बताया था। तो ये जो सप्लाई चेन है उन्हें हमें सुदृढ़ करना होगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं, जल्द ही सड़ जाते हैं, तो उससे ये वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इन्हें टाइम पर टाइमली मैनर में उस इंसान तक पहुंचाएंगे जिसको इनकी जरूरत है, मंडीज तक पहुंचाएंगे, तो ये अच्छा होगा। इसलिए हम एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन्स को रिफॉर्म करने पर इस मिशन में ध्यान देंगे। टैक्स सिस्टम को रेशनल बनाएंगे, जिससे जो टैक्स सिस्टम है वो स्लोली, वो बहुत इजीली लोगों को समझ आए और अच्छी तरह चले। इसके लिए हमें लॉज को सिंपल और क्लियर बनाना होगा। ह्यूमन को एक कैपेबल रिसोर्स बनाने पर नजर देंगे। फाइनेंशियल सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि उसका स्ट्रांग होना एक इकोनॉमी के स्ट्रांग होने में बहुत बड़ा पॉइंट होता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 15 पॉइंट रिफॉर्म्स अपनी स्पीच के दौरान दिए थे, इस अभियान के तहत अनाउंस किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन 15 पॉइंट रिफॉर्म्स पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इन 15 पॉइंट रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा ध्यान एमएसएमईज पर दिया गया था, उसमें एमएसएमईज की डेफिनेशन, और करीब 6 पॉइंट रिफॉर्म्स तो एमएसएमईज के थे, जिसमें टैक्स रिफॉर्म्स को भी ईज किया गया था। जो आप आईटीआर फाइल करते हैं उसे आप नवंबर तक उसको एक्सटेंड किया गया था। तो अगर आप डिटेल में उन 15 पॉइंट रिफॉर्म्स पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अब हम बात करते हैं अपने पूरा, ये जो हमने पैकेज जान लिया कि इसमें क्या क्या होगा, अब इसका एनालिसिस करते हैं जो कि ये पैकेज डिक्लेयर किया गया है। देखिए जैसा कि हमने अभी देखा कि इस पैकेज में जो आरबीआई द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसे भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो आरबीआई ने एक्सपेंडिचर किया उसे फिस्कल पैकेज में इंक्लूड किया गया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्योंकि इस पैकेज में आरबीआई द्वारा दिए गए एक्शंस भी इंक्लूड हैं, जैसे एलटीआरओ ऑपरेशन, तो ये पैकेज कम है उस मुताबिक, ठीक है, क्योंकि आरबीआई का जो अनुदान है वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। जबकि फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई के हाथ में, तो आप आरबीआई का जो अनुदान है उसे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। आप आरबीआई के चेयरमैन कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, उसके हेडक्वार्टर्स भी। बैंकिंग अवेयरनेस रिवाइज हो जाएगी इस बहाने। देखिए, और जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और आरबीआई के एक्शन कभी भी सेम नहीं होते, तो दोनों को ऐड करना कहाँ तक सही है, नहीं सही है, राइट। तो विश्व में हमने कहीं भी ऐसा फिस्कल पैकेज नहीं देखा जो इस तरीके से डिक्लेयर किया गया हो। अगर हम यूएस का भी एग्जाम्पल लें तो उन्होंने 3 ट्रिलियन डॉलर का करीब 225 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, और ये अमाउंट गवर्नमेंट ही स्पेंड करेगी। उसमें यूएस के फेड रिजर्व, जैसे इंडिया में आरबीआई होता है वहाँ फेड रिजर्व होता है, वहाँ सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है उस 225 लाख करोड़ से। अगर फेड रिजर्व कुछ करता है, कुछ एक्सपेंडिचर करता है, तो वो उसका अपना होगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, हम 6वें नंबर पर हैं इतने बड़े पैकेज अनाउंस करने पे। इससे पहले 5 कंट्रीज कर चुके हैं, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, इसलिए हमारा जो रिस्पांस है वो काफी अच्छा है, मतलब काफी एक अच्छा मैसेज जाता है दुनिया को। लेकिन हम इस पैकेज का एनालिसिस पूरे अच्छे से करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हमें खामियां सी देखने को मिली हैं।
राइट, जो कि मैंने अभी आपको बताई। तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी कि हम आरबीआई का एक्सपेंडिचर इंक्लूड कर लिए हैं, तो इससे जो गवर्नमेंट द्वारा एक्चुअल खर्च है वो काफी कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई ने लॉकडाउन में एलटीआरओ ऑपरेशंस किए थे, जिससे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डाली जा सके, और वो करीब 1 लाख करोड़ के थे। अगर आरबीआई दूसरा, आप सोचें, अगर दूसरा एलटीआरओ लॉन्च करता है तो फिस्कल हेल्प इस अमाउंट से काफी कम हो जाएगी। देखिए, फिस्कल पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट करती है कंडक्ट। फिस्कल पॉलिसीज में जो भी टैक्स वाला चीज आ जाती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं इन पर ध्यान रहता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करती है, इन्फ्लेशन और जो भी लेंडिंग रेट्स, लिक्विडिटी को स्मूथ करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए, राइट। तो ये था संक्षिप्त में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मुझे बताएंगे। फिलहाल हम इसका एनालिसिस ही करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में जैसा मैंने बताया, यूजली वेज सब्सिडी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सैलरीज, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं इकोनॉमी को चलाने के लिए, और लोगों के पास पैसा पहुंचना बहुत जरूरी है सैलरी के जरिए। तो इसमें खाली वही अमाउंट होना चाहिए था, आरबीआई का एक्सपेंडिचर नहीं इंक्लूड होना चाहिए था। लेकिन जो आरबीआई ने मेजर लिए लोन सस्ता करने के लिए, उसे आप यहाँ पे इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो तो सैलरीज और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स वगैरह पर ही होता है। आरबीआई का जो होता है काम, वो मैंने जैसा बताया आपको, क्रेडिट सप्लाई को ईज करने के लिए ऐसा होता है। तो जो आरबीआई ने मेजर्स लिए थे वो लोन को सस्ता करने के लिए लिए थे, जिससे बैंक्स जो है उनके हाथ में पैसा आए और वो ज्यादा लैंड कर सके, इससे इकोनॉमी जो है वो ब्रॉड बने। तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं था, तो आपने आरबीआई का क्यों इंक्लूड किया, तो ये इसकी एक इम्प्लीकेशन है, राइट। और बैंक्स क्या कर रहे हैं, आरबीआई से पैसा लेकर आरबीआई में ही रख रहे हैं। वो भी तेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर अभी हम लोन पर अमाउंट दे देंगे तो बाद में हम क्यों जुडिशियल चीजें को फेस करें, हम क्यों अपना एनपीए बढ़ाएं, जिससे हमारी जो बैलेंस शीट है उनमें एनपीए बूस्टअप कर जाए और फिर लोगों के सामने जो हमारी पोजीशन है वो खराब हो। तो इससे क्या है, अगर हाल ही के मैं आंकड़े बताऊं तो इंडियन बैंक्स ने करीब 8.5 लाख करोड़ का आरबीआई के पास ही पूरा अमाउंट रख रखा है। अगर हम कैलकुलेट करें, आरबीआई ने हमें पूरा 6 लाख करोड़ का स्टिमुलस दिया था, लेकिन बैंक्स ने ज्यादा दे दिया। तो इस मायने में ये डिक्लेयर्ड अमाउंट चाहे जीडीपी का 10% हो, लेकिन एक्सपेक्टेड कैश आउटगो 5% से भी कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है जो इसे एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैंने आपके सामने वही एनालिसिस रखा। आशा करते हैं जो ये पैकेज है इसका अनुदान सही तरीके से सही लोगों को लाभ पहुंचा के किया जाएगा। हमें हमारी सरकार पर विश्वास है, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगी और इस क्राइसिस के दौर से भारत को निकालकर एक आधुनिक भारत की रचना करेगी। इसी नोट पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन